हेलो फ्रेंड, मैं हूँ स्नेहा शर्मा किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं 1 कप मूंग दाल से 2 बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 1 कप मूंग दाल ली हूँ बिना छिलके वाली। इसे अच्छे से 3-4 बार साफ़ पानी से धो लेंगे। उसके बाद इसे गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ दूँगी। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी नॉर्मल पानी में भिगोकर छोड़ दें, उससे भी रात भर में ये अच्छी तरह से फूल जाता है। या फिर अगर जल्दी में बनाना हो मेरी तरह तो आप 1 घंटे के लिए इसे गर्म पानी में भिगो दें। 1 घंटे में ये अच्छे से भीग जाती है और बिल्कुल थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। देख सकते हैं तोड़ने से टूटने लगती है। उसके बाद सभी दाल को आप चाहें तो स्ट्रेनर में भी छान कर रख सकते हैं या फिर इस तरह से भी छान सकते हैं। तो इसे छान कर दूसरे बाउल में निकाल कर रख लेती हूँ। तो सारी मूंग दाल को इस तरह से छान कर रख ली हूँ। उसके बाद सबसे पहले इसका हम एक मसाला बनाएंगे। तो मसाला बनाने के लिए यहाँ पे 2 टेबल स्पून ले ली खड़ा धनिया या फिर धनिया का बीज, जो भी आप बोलते हो। तो खड़ा धनिया ले लेंगे और उसके बाद 1 चम्मच लेंगे जीरा, ये कच्चा जीरा है। साथ में 1 चम्मच सौंफ लेंगे। सौंफ डालने से हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर डालें। और सभी को डालकर अच्छे से मिक्स करते हुए इसे अच्छा सा हल्का ब्राउन होने तक इसको हम रोस्ट कर लेंगे। इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है वरना मसाला काला हो जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो देख सकते हैं मसाला हमारा रोस्ट हो चुका है। तो अब इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल कर रख लें और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी उसके बाद हम इसका दरदरा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो गैस में 1 चम्मच यहाँ पे सरसों तेल डाल दी हूँ, 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी हूँ। आप चाहें तो यहाँ जीरा भी डाल सकते हैं। और सूखी लाल मिर्च को हल्का सा ब्राउन होने देंगे। उसके बाद इसमें हम मूंग दाल डाल देंगे। मूंग दाल डालकर इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से इसको भूनना है। दाल का जब सारा पानी सूख जाएगा और उसके बाद ये एक एक दाल बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, तब तक इसको हम अच्छे से भून कर तैयार करेंगे। तो देख सकते हैं दाल का अच्छे से पानी सूख चुका है। अब इसमें मसाले डाल देते हैं। तो मसाले में 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून ही डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहें तो तीखी वाली भी लाल मिर्च डाल सकते हैं। और उसके बाद नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो 1 टीस्पून नमक डाल दी हूँ। सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें और ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने मसाले को भून कर डाला है, इसीलिए। तो इसमें और कोई भी मसाले का यूज नहीं कर रही हूँ। अच्छे से चलाते हुए इसे 5 मिनट और अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छे से मूंग दाल में मिक्स हो जाए और जो दाल है वो एक एक दाना बिल्कुल अलग हो जाएगा और अच्छे से भुन जाएगा। तो देख सकते हैं मूंग दाल एक एक दाना अलग हो चुका है और अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब गैस बंद कर दूँगी और इसे भी एक दूसरे प्लेट में निकाल कर इसे भी ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडी हो रही है तब तक हमने जो मसाले को भून कर रखा है उसका दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं मसाला अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो मैं इसे मिक्सी में ही बना रही हूँ। आप चाहें तो खलबट्टे में भी इसको कूट कर तैयार कर सकते हैं। मिक्सी में बहुत ज़्यादा इसको नहीं चलाना है, बस एक बार 30 से 40 सेकंड के लिए चला देंगे और उसके बाद बहुत ही अच्छे से हमारा मसाला तैयार हो जाता है। तो देख सकते हैं मसाला बिल्कुल दरदरा ही है, ज़्यादा बारीक नहीं की हूँ। तो अब इसे प्लेट में निकाल कर रख लेंगे और मूंग दाल को भी अच्छे से पीस कर तैयार कर लेंगे। तो मूंग दाल को बिना पानी का ही पीस कर तैयार करना है। इसमें एक बूंद भी पानी का यूज नहीं करें। बिना पानी का ये बहुत ही अच्छे से पाउडर फॉर्म में आ जाता है। और मूंग दाल को भी थोड़ा दरदरा ही पीस कर तैयार करेंगे। जिस तरह से सूजी होती है बस उसी तरह से इसको पीस कर तैयार कर ली हूँ, देख सकते हैं। तो अब इसे भी एक बड़े से बाउल में निकाल कर रख लेती हूँ और इसी तरह से सभी को पीस कर तैयार कर लेती हूँ। मैं इसे 2 बार में पीस कर तैयार की हूँ क्योंकि छोटे जार में पीस रही हूँ। आप चाहें तो बड़े वाले में एक बार में भी पीस कर तैयार कर सकते हैं। देख सकते हैं सारी मूंग दाल अच्छे से पीस चुकी है। तो अब हमने जो मसाला पीस कर रखा है उसको सभी को इसमें डाल देंगे और डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से जब मूंग दाल की कचौड़ी या पराठा बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। यहाँ पे मैं कचौड़ी और मूंग दाल के पराठे दोनों की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनकर तैयार होती हैं। मसाले को अच्छे से मिक्स करके अभी इसे साइड कर देते हैं और आटे को गूँथ कर तैयार कर लेते हैं। तो 1 कप गेहूं का आटा ले ली हूँ। इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। थोड़ा सा अजवाइन डालकर साथ में 1 चम्मच घी डालेंगे।
तो छोटे चम्मच से 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोहन डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पराठे बना रहे हैं तो पराठे ऐसे भी सॉफ्ट बनते हैं। तो थोड़ा सा घी डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर ली हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो कोई भी पराठा जब आप बनाएं तो इसका डो सॉफ्ट ही बनाएं। सॉफ्ट डो से पराठे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो देख सकते हैं डो हमारा बिल्कुल सॉफ्ट है। तो डो हमारा बनकर तैयार हो गया। तो अब इसे ढककर 5 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो 5 मिनट हो चुका है। तो अब एक बार चेक कर लेती हूँ और एक बार अच्छे से इसको और मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इससे पराठे बनाना देख सकते हैं। देखने से लग रहा होगा कि डो बिल्कुल सॉफ्ट है। तो अब इससे आधे डो को इस तरह से हम हाथों पे ले लेंगे और चिकना करके इसकी छोटी छोटी लोइयाँ कट कर लेंगे। पराठे आप चाहें तो बड़े छोटे जैसे चाहें उस तरह से बना सकते हैं। मैं थोड़े छोटे छोटे ही पराठे बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो पहले आटे को इस तरह से चाकू की हेल्प से इस तरह से कट करके लोई बनाकर रख लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा लोई है उसको हटा देंगे और एक लोई हाथ में ले लेंगे। हाथों पे अच्छे से चिकना करेंगे। उसके बाद इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। तो पहले थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और इस तरह से बीच में गड्ढा कर लेंगे और उसके बाद 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग भरेंगे। बहुत ज़्यादा भी स्टफिंग नहीं भरना है, ना ही बहुत ज़्यादा कम भरेंगे। तो इस तरह से इस 1 चम्मच बड़े वाले चम्मच से 1 चम्मच स्टफिंग इसमें भर दें और उसके बाद हल्के हाथों से इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे और उसके बाद इसको हम इस तरह से घुमाते हुए इसको बंद कर देंगे। आपको जैसे भी आता है स्टफिंग करना उस तरह से आप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अच्छे से दबाते हुए इसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्टफिंग को हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। उसके बाद इस तरह से बंद कर देंगे। आप चाहें तो एक्स्ट्रा आटा को निकाल भी सकते हैं या फिर इसी में रहने दें, कोई दिक्कत नहीं होती है और बहुत ही अच्छे से पराठे बन जाते हैं। उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा हम चौड़ा कर लेंगे। इससे होता क्या है कि स्टफिंग भी अच्छे से पूरे में फैल जाती है और थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। सूखा आटा लगाकर हल्के हाथों से इसको बेलकर तैयार कर लेंगे। जब भी कोई भी स्टफिंग के पराठे बनाते हैं तो बेलन को बिल्कुल हल्के हाथों से ही चलाएं। अगर आप तेज़ चलाएंगे तो पराठे फट जाते हैं और फिर अच्छे पराठे नहीं बनेंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथों से इसको बेलते हुए अच्छे से पराठे को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं पराठा बिल्कुल भी नहीं फटा है, बहुत ही अच्छे से बनकर आया है। दोनों साइड से बिल्कुल अच्छा बना है। तो इसी तरह से सभी पराठे को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। आप चाहें तो एक एक बनाकर भी सेक सकते हैं या फिर 3-4 एक बार बना लें उसके बाद सेक लें। इसी तरह से दूसरा भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। जैसे लोई कर ली, सूखा आटा लगाकर बीच में इस तरह से गड्ढा कर ली हूँ। उसके बाद 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग इसमें रख देंगे। तो 1 चम्मच इस तरह से स्टफिंग रखें और धीरे से बिल्कुल अच्छे से इसको घुमाते हुए बंद कर देंगे। इस तरह से बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी हमारी मूंग दाल की कचौड़ी बनकर तैयार हो जाती है। हल्के हाथों से इस तरह से स्टफिंग को प्रेस करेंगे और इस तरह से इसको बंद कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। तो इसी तरह से दूसरा भी बनाकर तैयार कर लूँ। इसके बाद हल्के हाथों से इसे हम बेल लेंगे। थोड़ा सा इस तरह से घुमा देंगे, थोड़ा चौड़ा कर लेंगे ताकि सारी स्टफिंग अच्छे से चारों तरफ फैल जाए और उसके बाद सूखा आटा लगाकर इसको बेल कर तैयार कर लेंगे। हल्के हाथों से घुमाते हुए इसको हम बेल कर तैयार कर ले, देख सकते हैं। तो इसी तरह से दूसरा भी बन गया और इसी तरह से सभी को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। चलते हैं अब हम इसे सेक कर तैयार करते हैं। तो सेकने के लिए गैस पे तवा रख दी हूँ और थोड़ा सा घी ऊपर से इस तरह से तवे पे डाल देंगे। थोड़ा सा घी डालने से तवे पे पराठे बहुत ही अच्छे से सेकते भी हैं और बिल्कुल फूले फूले बहुत ही अच्छे पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो एक पराठा इस तरह से डाल दी हूँ और डालकर इसे 2 मिनट तक एक साइड से सेकने देंगे। उसके बाद इसे हम पलट देंगे। तो इस तरह से पलट कर अच्छे से उलट पलट कर दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो देख सकते हैं पराठे कैसे बिल्कुल अच्छे से फूल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे पराठे बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल फूले फूले। एक भी पराठा ऐसा नहीं था कि जो नहीं फूला है। सभी पराठे बहुत ही अच्छे से फूले हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट पराठे बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह से हम कलछी की हेल्प से इसको इस तरह से उलट पलट कर अच्छे से हम दोनों साइड से इसको सेक लेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से मैं सभी पराठे को सेक कर तैयार कर लेती हूँ।
देख सकते हैं एक पराठा हमारा अच्छे से सीख गया है, तो दूसरा इसी में डाल दी हूँ और इसे भी अच्छे से उलट पलट कर सेक लेंगे। तो देख सकते हैं दूसरा भी हमारा अच्छे से सीख चुका है, बहुत ही अच्छे से फूला है, बहुत ही अच्छे पराठे बनकर तैयार हुए हैं। तो चलते हैं अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। इस पराठे को आप अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं, सुबह शाम के नाश्ते में बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनकर तैयार होती है। इसे मैं खीरा, टमाटर और प्याज की रायते के साथ सर्व की हूँ। आप अपनी मनपसंद रायता, चटनी, सॉस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी पराठे बनकर तैयार हुए हैं। एक तोड़ कर दिखा रही हूँ, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से स्टफिंग भरी हुई है, बिल्कुल अंदर तक अच्छे से स्टफिंग भरी हुई है। बहुत ही अच्छे पराठे बनकर तैयार हुए हैं। इसी के साथ एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मूंग दाल की कचौड़ी की है, वो और भी ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनकर तैयार हुई है। तो मूंग दाल की कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आटे को गूँथ कर तैयार कर लेती हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे 1 कप मैदे का यूज कर रही हूँ। 1 कप मैदा ली हूँ, साथ में आधा कप यहाँ गेहूँ का आटा लेंगे। आप चाहें तो सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं या फिर सिर्फ गेहूँ के आटे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो दोनों को मैं मिक्स करके बना रही हूँ। उसके बाद हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा कलौंजी डालेंगे 2 से 3 पिंच, और उसके बाद अजवाइन डाल देंगे 1/4 चम्मच, और सभी को डालकर मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मोयन के लिए घी डालेंगे। घी डालने से हमारा बहुत ही अच्छा खास्ता और सॉफ्ट कचौड़ियाँ बनकर तैयार होगी, बहुत ही क्रिस्पी और करारे बनती हैं। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून घी डाल दी हूँ, और घी डालकर अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। तो हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इससे इस कचौड़ी में मोयन बहुत ही अच्छे से होना चाहिए, तभी आपकी कचौड़ियाँ अच्छी बनेंगी। बिल्कुल परफेक्ट मोयन होना चाहिए, तभी करारी और क्रिस्पी कचौड़ियाँ बनकर तैयार होगी। तो अच्छे से आटे को पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि मोयन परफेक्ट है या नहीं। देख सकते हैं इस तरह से जब आटे को हम मुट्ठी बांध कर देखते हैं, अगर अच्छे से मुट्ठी बंध रही है इसका मतलब कि आपका मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अगर अच्छे से नहीं बंध रही है तो थोड़ा सा घी का यूज और कर लें। तो देख सकते हैं अच्छे से हमारा आटा मिक्स हो चुका है। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका थोड़ा टाइट डो बनाकर तैयार करेंगे। कचौड़ियों के लिए थोड़ा टाइट ही डो बनाकर तैयार कर लें। तो देख सकते हैं डो हमारा अच्छे से बनकर तैयार हो गया। बस 1 मिनट इसको और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बहुत ही अच्छा डो बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसे ढककर 5 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम कचौड़ियाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो पराठे के लिए मूंग दाल की स्टफिंग बनाई थी, बस उसी स्टफिंग में से थोड़ा सा स्टफिंग से हम कचौड़ियाँ बनाएंगे। इसमें हमने और कुछ भी नहीं डाला है, उसी सेम वही स्टफिंग है। बस उसमें 1 चम्मच यहाँ पे है टमाटो केचप डाल देंगे, जिससे कि हमारी कचौड़ियों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही गजब का टेस्ट आएगा। एक बार आप इस तरह से कचौड़ियाँ बनाकर ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। इस तरह से आप कचौड़ियाँ बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। बहुत ही आसान है बनाना भी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बिल्कुल बाज़ार में जो कचौड़ियाँ मिलती है उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। उसके बाद एक बार डो को चेक कर लेंगे, अच्छे से हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। एक बार अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इससे कचौड़ियाँ बनाना शुरू करेंगे। तो डो को ले ली हूँ और उसके बाद इस तरह से चकले बेलन पे इसको इस तरह से करके और उसके बाद इसके लोइयाँ एक बार में ही कट कर लेंगे। इतनी स्टफिंग में 8 से 10 कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं, बहुत ही अच्छी बनती हैं। कचौड़ियों के लिए मैं छोटी छोटी लोइयाँ इस तरह से कट कर ली हूँ। एक लोई ले लेंगे, हाथों पे चिकना कर लेंगे और उसके बाद इसे बीच में गड्ढा करेंगे और 1-1 चम्मच स्टफिंग इसमें भर देंगे। यहाँ पे मैं छोटी छोटी कचौड़ियाँ बना रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ी बड़ी बड़ी भी बना सकते हैं, जैसे चाहें उस तरह से आप अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। तो 1 चम्मच इसमें स्टफिंग रख दी हूँ और उसके बाद इस तरह से इसको घुमाते हुए बंद कर देंगे। इसी तरह से सभी कचौड़ियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से कचौड़ियाँ बन जाती हैं और स्टफिंग भी बहुत ही अच्छे से होती है। और जब इसे हम फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी फटेगी नहीं, बहुत ही अच्छी कचौड़ियाँ बनकर तैयार होती हैं। हाथों से इसको हल्का सा प्रेस कर लेंगे, उसके बाद 1-2 बार बस बेलन चलाना है। इसमें सूखे आटे का यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसे हम फ्राई करेंगे, तो बिना सूखे आटे का ही ये बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि इसमें हमने मोयन अच्छे से लगाया है। तो एक कचौड़ियाँ हमारी बन गई हैं, तो इसी तरह से दूसरी भी बना लेती हूँ।
एक लोई हाथों पे ले लेंगे और चिकना कर लेंगे। उसके बाद इसमें बीच में स्टफिंग भरेंगे। इस तरह से बीच में गड्ढा कर लेंगे और 1 चम्मच स्टफिंग भर देंगे। तो 1 चम्मच इस तरह से स्टफिंग भर दें और उसके बाद अच्छे से इसको बंद कर लेंगे। आपको जैसे आता है उस तरह से आप बंद कर सकते हैं। मैं तो इस तरह से इसको घुमाते हुए बंद करती हूँ। आपको जैसे भी आता है स्टफिंग करना उस तरह से आप इसको कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन बहुत ही अच्छे से होती भी है और बिल्कुल भी फटेगी नहीं। बहुत ही अच्छी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह से दूसरा भी बन गया है। इसको भी हल्का सा बस 1-2 बार बेलन चलाएंगे, बहुत ज़्यादा इसको बेलने की ज़रूरत नहीं है। हल्के हाथों से बिल्कुल इसको इस तरह से बेल लेंगे। तो बस 1 से 2 बार ही इसको बेल लें और उस तरह से ये दूसरी कचौड़ियाँ बन गई हैं। इसी तरह से सभी को बनाकर तैयार कर ली हूँ। देख सकते हैं। चलते हैं अब इसे हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने में इसे थोड़ा समय देकर बहुत ही आराम से इसको फ्राई करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको फ्राई करना है, कभी भी फ्लेम को हाई नहीं करेंगे। तो गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और इसमें ऑयल डाल दी हूँ और एक एक करके बिल्कुल जब ऑयल बिल्कुल हल्का गर्म होगा तभी हम कचौड़ियों को डाल देंगे। और लो टू मीडियम फ्लेम पर जब कचौड़ियों को फ्राई करेंगे तो कचौड़ियाँ बहुत ही अच्छे से फ्राई भी होती हैं और कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा, बिल्कुल खास्ता बनकर तैयार होती हैं। और अगर आप तेज़ फ्लेम पर बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। इसलिए कचौड़ियों को फ्राई करते समय इस बात का ध्यान रखें, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको फ्राई करें, कभी भी फ्लेम को हाई नहीं करेंगे। और अच्छे से इसको इस तरह से हिलाते हुए, हल्के हाथों से इसको हिलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। कचौड़ियों को फ्राई करते समय तेल का थोड़ा ज़्यादा यूज करें, तभी कचौड़ियाँ अच्छी बनेंगी। तो इस तरह से डाल दी हूँ और उसके बाद पलट कर दोनों साइड से अच्छे से इसको हम बिल्कुल ब्राउन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से जब आप फ्राई करेंगे तो सभी कचौड़ियाँ बहुत ही अच्छे से फूलती हैं, बिल्कुल फूली फूली, बहुत ही क्रिस्पी और करारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। तो देख सकते हैं चारों कचौड़ियाँ बहुत ही अच्छे से फूल गई हैं और इसे बस 1-1 मिनट पे इस तरह से पलट लेंगे ताकि सभी कचौड़ियों में एक जैसा कलर आए और सभी कचौड़ियाँ बहुत ही अच्छे से बिल्कुल मार्केट के जैसा बनकर तैयार हो। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से कचौड़ियाँ हमारी फ्राई हो रही हैं। बहुत ही अच्छी कचौड़ियाँ इस तरह से बनकर तैयार होती है। सभी में बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो अब एक एक करके सभी कचौड़ियों को निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। इसे मैं आज बिल्कुल अलग यूनिक तरीके से इसको सर्व करूँगी, जो कि देखने से ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसी तरह से सेकंड बैच भी फ्राई करके निकाल ली हूँ, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं सभी कचौड़ियों को अच्छे से फ्राई करके निकाल ली हूँ। तो अब चलते हैं, इसे हम सर्व करते हैं। इसे आज हम बिल्कुल यूनिक तरीके से सर्व करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा दही ले ली हूँ। तो बस 2 से 3 चम्मच ही दही ली हूँ और इसे अच्छे से फेंट ली हूँ। अच्छी तरह से इस तरह से फेंट लिया और 1 चम्मच यहाँ पे चीनी डाल दी हूँ। इसको मीठी दही बनाकर तैयार करेंगे। तो 1 चम्मच चीनी डालकर अच्छे से दही को मिक्स कर लिया और देख सकते हैं कचौड़ियाँ कितनी क्रिस्पी और करारी हैं। और इस तरह से कचौड़ियों के बीच में हम इस तरह से छेद कर देंगे। इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से हम छेद कर लें और उसके बाद इसके अंदर इस तरह से पहले दही डालेंगे। दोनों में पहले 1-1 चम्मच यहाँ पे दही डाल दें और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी खट्टी वाली चटनी डालेंगे, जो धनिया की चटनी है। तो 1-1 चम्मच थोड़ी थोड़ी चटनी डालेंगे, चटनी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, ये खट्टी वाली है इसलिए। तो बस आधी चम्मच चटनी डाल दी हूँ। साथ में थोड़ा सा नमकीन डालेंगे। नमकीन, ये नमकीन वाली भुजिया होती है ना, बस वही डालना है ऊपर से। बस 1-1 चम्मच नमकीन वाली भुजिया डाल देंगे। उसके बाद फिर से थोड़ा थोड़ा दही डालेंगे। दोनों पे 1-1 चम्मच इस तरह से दही डाल दें और फिर से थोड़ा थोड़ा ये धनिया की चटनी डालेंगे, खट्टी और तीखी वाली। तो बस बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, छोटे चम्मच से आधा चम्मच चटनी डाल दी हूँ और ऊपर से थोड़ा थोड़ा टमाटो केचप डालेंगे, जिससे कि कचौड़ियाँ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी और देखने में भी। उसके बाद ऊपर से थोड़ा थोड़ा भुजिया डाल दी हूँ और इस तरह से आप अपनी कचौड़ियों को सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनकर तैयार होती है। बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।